नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के रूबरू प्रोग्राम में आप हजरात का इस्तकबाल है। हस्बे वादा फिर एक शख्सियत के साथ मैं आपके खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त चूँकि कर्नाटका में इंतखाबात का सिलसिला जारी है, तो जितने भी मेहमान आ रहे हैं सबों से जो है कर्नाटक इलेक्शन और उनकी चीज़ों के बारे में ही जानकारी हासिल हो रही है। इस वक्त मेरे साथ जिस शख्सियत को आप देख रहे हैं उनका पूरा नाम मिस्टर हबीबुल्लाह खान है। ये वेलफेयर पार्टी का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, जानी पहचानी और मशहूर पार्टी है। उसके बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं यानी सदर। तो सोचा कि इनसे भी जो है कुछ राय मशवरा लें। इनके पार्टी से भी 3 जगहों पर जो है इस असम्बली इंतखाबात में उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। हम ये कोशिश करते हैं हजरत से जानने की कि जो है वेलफेयर पार्टी और दीगर वो पार्टियां जो इस वक्त एक संविधान उलिविगागी कर्नाटका के एक महामैत्री यानी कि एक बहुत बड़ा एक मुख्तलिफ पार्टियों का ज़ैली पार्टियां जिसको आप कह सकते हैं, जो नई नई पार्टियां बनी हुई हैं, जो नॉन बीजेपी पार्टी भी कह सकते हैं, जो सेक्युलर हिंदू भाइयों की कई तंजीमें हैं, उन तंजीम और पार्टियों को मिलकर के एक महामैत्री बनाए। उसमें भी वेलफेयर पार्टी का बहुत बड़ा किरदार रहा है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हजरत से जानना है। तो लिहाजा हम उसी से जानने की कोशिश करते हैं, तमहीद को आगे बढ़ा देना हुए। आपका इस्तकबाल है हमारे सीधी बात की स्टूडियो में। थैंक यू। आपने आपका कीमती वक्त हम इसके लिए आपके मशकूर हैं। तो पहले मैं सवाल लेके मैं आपकी जो वेलफेयर पार्टी के सिलसिले में पूछूं, आपके कैंडिडेट के बारे में पूछूं, मैं ये पूछना चाहूँगा कि इस वक्त सियासी हालात क्या हैं कर्नाटक के? जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने यहाँ मौका दिया। तो आपका जो सवाल है कि सियासी हालात हमसे बेहतर आप लोग मीडिया वाले इनको जानते हैं, फिर भी हमारा व्यू पॉइंट मैं आपके सामने रखूँगा। सियासी हालात देखिए नाजुक से नाजुक होते जा रहे हैं। यानी एक ज़माना था, सियासत जो होती थी मुल्क को चलाने के लिए, इंतज़ाम को संभालने के लिए, एक सोशल वर्क के लिए, खिदमत की खातिर, मुल्क की खिदमत खल्क़ की नीयत से एक नोबल वर्क, एक नोबल काम समझ के किया जाता था। अब वो दिन चले गए। सियासत एक बिज़नेस के आसपास हो चुका है। 5 करोड़ रुपए खर्च करो, बांटूँ, मैं भी गलीज़ खाऊँ, आम वोटर को भी गलीज़ खिलाऊँगा, मैं भी पीऊँगा, उनको भी पिलाऊँगा, मैं भी हराम खाऊँगा, वो उसको हराम खाएंगे। 5 करोड़ रुपए खर्च करूँ, अगले इलेक्शन तक फिर 25-30 करोड़ रुपए कमा लूँ। एक धंधा बन गया। सीधी सी बात है, शॉर्टकट में मैं बता रहा हूँ आपको। इल्ला ये कि 1-2 कुछ चीज़ें हैं, पार्टियाँ जो थोड़ा बहुत उसूल हैं, प्रिंसिपल्स हैं, बट जनरली जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं वो चाह कर भी ना चाह कर भी वो सब ऐसे इसमें जंगल में फंस गए हैं कि इवन दे डोंट हैव एन ऑप्शन टू गो आउट ऑफ दिस अनलेस देयर इज अ सीरियस थॉट। मुल्क के बारे में कुर्बानी देने वाला अगर कोई है तो उसके लिए मौका है कि कुछ बदली चल सकती। वरना ये जो मेन जितने भी आप नाम लीजिए पॉलिटिकल पार्टीज 19-20 के फ़र्क के साथ सब एक ही हैं, एक ही ड्रामा सब खेलते हैं। और आम लोगों को कोई वो पार्टी वाला वो उसका नाम डरा करके इसको ब्लैकमेल करता है, फिर अपोजिट वाला इन दोनों को डरा करके उनको ब्लैकमेल करता है। हिंदूज को भी ब्लैकमेल किया जा रहा है इस कंट्री में, मुसलमानों को भी एक पार्टी जो है ब्लैकमेल की जा रही है। पिसते तो आम लोग ही हैं, हम जैसे आम लोग पिसते हैं, और वो लोग जो है एट द कॉस्ट ऑफ द टैक्स पेयर, हमारे मेहनत के टैक्स के पैसे से वो लोग राजा महाराजा की तरह 5 साल एंजॉय करते हैं। यही पॉलिटिक्स है। अब रहा नाजुक कितना है, नाजुक इस बार बहुत ज़्यादा नाजुक 70 साल से है, 71 साल से। वो इसलिए कि जो मुल्क का फाउंडेशन है, जिसकी वजह से मुल्क में थोड़ा बहुत जो हुकूक हैं हासिल सब कौमों को यहाँ पर अपनी राय देने की या खाना खाने की, वो सिर्फ एक चीज़ की वजह से, वो यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है, दस्तूर हिंद। अब ये हालत आ गई है कि दस्तूर हिंद का जो स्ट्रक्चर है, ढांचा, उसको खुद ढाने की कोशिश और साजिश चल रही है। ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक मुल्क के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, ख़तरा सबके लिए है। घर जब जलता है, आग जब आती है, तो फिर वो हिंदू का घर ब्राह्मण का घर नहीं पहचानती, और आग सबको जलाती है। आपका घर भी जलाए, मेरा घर भी जलाएगी। तो ये जो आग लगी हुई है, नफरत की आग, कि मैं सीधा हूँ तुम गलत हो, मैं जैसा बोलता तुमको सुनना है, तुमको कोई हक़ नहीं है तुम्हारी राय बनाने का, तुमको कोई हक़ नहीं है तुमको अच्छे जीने का, सिर्फ मुझे हक़ है। ये जो मेजॉरिटेरियनिज्म का कंसेप्ट जो उठ चला है पिछले 15-20 साल से, 25 साल से,
ये सिर्फ माइनॉरिटीज़ को नहीं बल्कि यहाँ की मेजॉरिटी कौम को भी एक बड़ा ख़तरे के लायक है, और ये डेमोक्रेसी खुद अब ख़तरे में पड़ी हुई है। तो ये सियासी हालात हैं, इसलिए इस बार का इलेक्शन कर्नाटक खासकर बहुत मायने रखता है। डू और डाई जो सिचुएशन बोलते हैं ना, इस तरह का सिचुएशन है। हमारे हर कर्नाटक के हर एक शहरी का एक फ़र्ज़ बनता है कि इस मुल्क को बर्बाद होने से बचाएं, कॉन्स्टिट्यूशन को जो ख़त्म करने की साजिश है उसके खिलाफ उठ खड़े, इसलिए कि मुल्क हमारा है, हमको यहीं रहना है, बाहर जाना नहीं है। तो यहाँ अगर रहना है तो हमारे घर में सुकून का माहौल कैसे क्रिएट किया जाए वो हम पर सब फर्ज बनता है। सिर्फ एक आदमी की जिम्मेदारी नहीं है, हम घर में बैठे रहे, कमाए, पेट में खा लिया, सो गए, ऐसा नहीं है। वो दिन गए। अगर आप गफलत करें इस बार, अगर खुदा न खास्ता यहाँ पर फिर वही फैसिस्ट फोर्सेस अगर कर्नाटक में आए तो फिर यहाँ से फिर जो सफ़र निकलेगा, सियासी सफ़र हिंदुस्तान का, वो पूरा बदलेगा। और फिर आने वाले साल बहुत ही बुरे दिन, बहुत तकलीफ दिन, बहुत दुख भरे दिन होंगे सबके लिए। उसमें मुसलमान तो ज़्यादा रहेंगे, दूसरे कौम को भी तकलीफ होगी ही होगी, मुल्क बर्बाद हो जाएगा। ये हमारा कहना है, हमारा जनरल सिचुएशन ऐसा। सही बात है। तो ऐसे हालात में मुसलमान हम मुसलमान समझ नहीं रहे। जैसे आपने कहा कि आपकी वेलफेयर पार्टी भी 3 जगहों से चली, SDPI पार्टी कुछ और जगहों से, और कांग्रेस के अपने मुसलमान के उम्मीदवार हैं, कांग्रेस और JDS के अपने उम्मीदवार हैं। खैर BJP के लिस्ट में तो एक भी अभी तक मुसलमान नज़र नहीं आया फिलहाल तक, और उनकी पूरी लिस्ट भी शायद मंजर आम पर आ चुकी है उम्मीदवारों की, तो लगता नहीं कि वो लोग मुसलमान को वोट देंगे और उम्मीदवारी का या फिर टिकट देंगे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए, बताइए। आपकी जो है हालत बड़े तंग है, तमाम लोग जानते हैं, जिसलिए कि आम आवाम आदमी भी जो है TV देख रही है, न्यूज़ पढ़ रही है, लोगों का ये देख रही है। लेकिन इस वक्त जो मुसलमान फंसे हुए हैं वो बहुत सारे पार्टियों के दरमियान में फंसे हुए हैं जी। बहकाना बहुत ज़्यादा हो गया है जी। आपका जो सवाल था कि बढ़ गए हैं या बढ़ रहे हैं मुसलमान, पहली बात तो देखिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ हक है कि वो किसी भी ग्रुप को या किसी भी कौम को वो खुद एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने का उसको हक है। यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन उसको हक दिया है। आप किसी को जाकर आपकी पार्टी बंद करो ये नहीं कह सकते, ठीक है, वो उसका हक है, दस्तूर ने उसको दिया हुआ है। अब रहा ये सवाल कि SDPA है, फिर दूसरे इस तरह के पार्टीज़ हैं जो डिबेट कर रहे हैं, वो एक मैं माफ़ी के साथ आपको मैं बताऊँ, ये जनरल हालात जो मैंने समझा मैं बता रहा हूँ। ये जो हमेशा मुसलमान हमारे यहाँ के हिंदुस्तान के कहते आ रहे हैं, मैं पिछले करीब 30 साल से सुन रहा हूँ, मेरी 50 साल उम्र, मेरी करीब 30 साल से सुनते आ रहा हूँ मैं कि वोट मत डिबेट करो, फैसिस्ट आ जाएगा, वोट डिबेट मत डिबेट करो, BJP आ जाएगा, तुम वोट डिबेट मत करो, उसको दे दो, किसको दे दो, कांग्रेस को दे दो। ये जो स्लोगन है मुसलमानों का स्लोगन नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया था कुछ 40 साल के आसपास पहले, इसलिए कि उनको मालूम था कि मुसलमानों में लीडरशिप नहीं है। आज़ादी के बाद ख़त्म हो गई, वो जो थी उधर चले गई। यहाँ जब बच गए बेबस बेचारे लोग, वो पेट कमाने के लिए रह गए थे, उनको लीडरशिप क्या नहीं मालूम, कौम का दर्जा क्या नहीं मालूम, मिल्लत का दर्जा क्या नहीं मालूम, अपनी खुद की वैल्यू क्या नहीं मालूम, ऐसे लोग बच गए थे, लीडरशिप ख़त्म हो गई थी। तो यहाँ के जो लोग थे पब्लिक, जैसा शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, एक ग्रुप में एक मोहल्ले में रहते हैं, शेड्यूल ट्राइब के एक लोग रहते हैं, आदिवासी से एक मोहल्ले में रहते हैं, वैसे मुसलमान भी एक मोहल्ले में ही, आदिवासी इसके जैसे मुसलमान भी एक कौम है जो अपने एक मोहल्ले में रहती है। उनका कोई लीडरशिप, कोई अवेयरनेस, अपना कोई पोजीशन, हाँ डिमांड करना पार्टनर में यहाँ मुल्क का डिमांड करने की नहीं है, भीख मांगते जाके स्कॉलरशिप दो साहब, ये दो साहब। तो वो जो कैफियत है वहाँ से उसका फ़ायदा उठाते हुए कांग्रेस वालों ने एक स्लोगन शुरू किया 40 साल पहले कि देखो तुम लोग हमको अगर साथ नहीं दिए तो तुम्हारे अपोजिट में RSS एक शुरू हुआ है तंजीम जो तुमको यहाँ से भगाना चाहती है, अगर हमारे साथ नहीं तो वो आएंगे तुमको ख़त्म कर देंगे। मुसलमानों ने सुना, मुसलमान के जो कुछ छोटे मोटे जो अपकमिंग लीडर्स थे उन्होंने सुना, मान लिया उसको, उस पर यकीन भी आ गया। फिर ये आकर के मुसलमान कौम में बोलना शुरू करे डायलॉग, देखो तुम नहीं डाले तो वहाँ उड़ा आ रहा, नहीं डाले तो वो आएगा, ये आएगा। कौम भी डरने शुरू हुई, मुस्लिम लीडर भी डरे, कौम भी डरी, और इतना डरे कि अब एक स्टेज वो आया है, खुदा न खास्ता कि वो ऐसा हो कि कांग्रेस के ऊपर जितना मुसलमान कौम की जो यकीन है उतना उनके खुद के खुदा पर नहीं है। एक कड़वी है, सच्चा है, मगर सच्चाई ये हकीकत है, मेरी पर्सनल राय है, शायद आप लोग ना मानते हो वो एक अलग बात है, मगर एक ओवरऑल सिचुएशन बता रहा हूँ, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी और स्टेट और मसलक ऑफ द कम्युनिटी में बात कर रहा हूँ आपको। इतना यकीन अगर उनके खुदा पर होता तो खुदा की कसम इस कौम की तकदीर ऐसे नहीं होती जो आज है। सही बात है। तो कांग्रेस का शुरू हुआ, ठीक है। अब आप सवाल कर रहे हैं कि ये डिबेट करने का काम है, डिबेट होता है तो होने दो,
तो आपकी कीमत इस मुल्क में कुछ भी नहीं है। आप एक इंसान है, ये भी एक इंसान है, ये ब्राह्मण है मिसाल के तौर पर, या कोई किसी दूसरे कौम के इंसान है, इनकी कुछ वैल्यू है। इनका 15% अगर पॉपुलेशन है तो इनका कम से कम 5 बार चीफ मिनिस्टर बनता है कर्नाटक में। वो कलिगास का 3 बार चीफ मिनिस्टर बन चुका है, जो कि 14% है इस मुल्क में, इस कर्नाटक में। लिंगायत का चीफ मिनिस्टर 5 बार बन चुका है, जो 15% उसकी पॉपुलेशन है, 15 से 16%। मुसलमानों को भी 15 से ज्यादा, ऑफिशियली 15 है, एक्चुअली 20% है, 15 ही मान के चलेंगे। आज तक एक बार भी मुसलमानों को चीफ मिनिस्टर नहीं बना। आपका हक नहीं था ये पूछने का? आपने क्यों नहीं पूछा? वो इसलिए कि आपको खुद आपकी वैल्यू आपको नहीं मालूम है। हमारा मुसलमान कौम को खुद की वैल्यू नहीं मालूम है, खुद का कंट्रीब्यूशन नहीं मालूम। हमने आज़ादी में कितने लोग शहीद करवाए हैं, कितने लोग खून हमने बहाया है, इस मुल्क को बचाने के लिए, एकता रखने के लिए हमने कितनी जानी गंवाई हैं, कितनी जानी हमारे झाड़ों पर लटके थे दिल्ली से लेकर लाहौर तक। वो तारीख हम भूल गए। तारीख जब भूल गए तो कुर्बानी भूल गए, कुर्बानी जब भूल गए तो मैं एक सिटीजन हूँ वो भी भूल गए। एक भिखारी के साथ जो रोहिंग्या के कहीं बाहर से आते ना, मेहमान साहब जरा जगह देखो, हाँ जरा स्कॉलरशिप दे साहब, जरा बीमार हो गई मेरी बेटी, भीख मांगने की कौम बनकर रह गए। वो इसलिए कि खुद की कंट्रीब्यूशन याद नहीं रही, खुद का जो रोल था इस कौम का आज़ादी में वो याद नहीं रहा। अगर आप टाइम दिए तो मैं चीज़ें लाया हूँ, बहुत सारे तारीख से लेकर के आया, टाइम नहीं है। तो बहरहाल तो ये जो खस्ता हालत है मुसलमानों में लीडरशिप ना होने की एक वजह। दूसरी वजह, सेकेंड लाइन पर जो उम्मीद थी वो कुछ उलमा पर थी, कौम के बचे हुए, जो कुछ लीड करेंगे, डायरेक्शन दिखाएंगे, मगर वो लोग भी इस्लाम को ला करके मस्जिद के अंदर बंद कर दिया उन्होंने। मस्जिद से बाहर आकर के मुसलमान कैसे जीना वो नहीं सिखाया। लीडरशिप क्वालिटीज खत्म हो गई। मौलाना अलमी नदवी साहब की मैं आपको बात याद दिलाऊं, एक बड़ी शख्सियत, इंटरनेशनल, आप भी जानते हैं उनको। उन्होंने कहा था, बहुत साल पहले कहा था, वो बात आज सच हो रही। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में मुसलमान लोग, तुम लोग जितने भी नेक हों, जितने भी मजहबी हों, चाहे तुम्हारे अंदर तहज्जुद गुजार भी हों, मगर अगर तुम्हारे अंदर सियासी शऊर और हालात हाजिरा पर नजर न हो तो तुम पर वो दिन जरूर आएगा कि तुमको यहाँ फर्ज नमाज की भी इजाजत नहीं रहेगी। ये किसने कहा था? मौलाना अली मियां नदवी जिस शख्सियत ने कहा था। और वही हालात भी आ रहे हैं, नहीं उसी की तरफ हम झुक जा रहे हैं। हो सकता है कुछ साल बाद मगर आ रहे मजे, इसलिए कि हमको शिया से खत्म हो गया। हमने बड़ी नाइंसाफी कुरान से और इस्लाम से ये की, हमने और हमारे उलमा ने सब ने मिलकर, कि दीन में से सियासत को काट करके निकाल दिया। उसको सियासत या इख्तिदार या एडमिनिस्ट्रेशन इस्लाम का एक हिस्सा है। वही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था मदीने में। एडमिनिस्ट्रेशन करे ना, करे नहीं करे, सियासत करे नहीं करे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करे। हमने क्या किया, यहाँ अपनी सहूलत के लिए वो काट करके दीन के 2 टुकड़े करके इसको अलग रख के बंद करके रख दिया बॉक्स में, और कहा कि यही इस्लाम है। ये हमारी बहुत बड़ी जुर्म है, बहुत बड़ा जुर्म हमने किया हुआ है, हमारे कुरान के साथ, हमारे दीन के सामने किया हुआ है। इस दीन को एक मजहब बना के छोड़ दिया, जैसा क्रिश्चियनिटी है, हिंदुज़म है, कुछ रिचुअल्स का बना के रख दिया। सियासत को जब निकाल देंगे आप तो फिर आपका विखार, आपका वजन खत्म हो जाएगा उस मुल्क के अंदर। एक फ़कीरों की, भिखारियों की कौम बन के आप रह जाएंगे। वही हमारे साथ हुआ है। तो बहरहाल ये हमारा पर्सनल तज्जिया है। तो अब ये हालात में हमको देखिए नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, जो हुआ हुआ, तज्जिया हो गया, एनालिसिस हो गया, डायग्नोस हुआ कि ये प्रॉब्लम है, अब करें क्या? इलाज की बात करेंगे ना, वही कहानी कब तक बोल के बैठेंगे हम लोग। ठीक है, अब उसका इलाज ये है कि आप जैसे, हम जैसे जो कॉमन लोग हैं, आम आदमी में से कुछ लोग जिनको अल्लाह ताला ने थोड़ा बहुत शऊर दिया है, ये मेरा भी फ़र्ज़ और आपका भी फ़र्ज़ है कि मैं जितना कर सकता हूँ मेरी तरफ से मेरा करना मेरा फ़र्ज़ है। अभी सुन्नत वाजिब नहीं, मेरे पास फ़र्ज़ है अभी। इसलिए अल्लाह ताला ये पूछेगा, तेरे आंखों के सामने ये फलां फलां चीज़ हो रही थी, तो क्या कर रहा था? खाली पेट पालने के लिए दे भेजा था तेरे को? पूछता अल्लाह? पूछता नहीं पूछता अल्लाह। तो आप हैं, आप मीडिया में हैं, आप हैं जर्नलिस्ट हैं, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आपकी तरफ से जो हो सकता है कंट्रीब्यूशन बैलेंस करते हुए, आपका प्रोफेशन करते हुए कंट्रीब्यूट करना, और ये कौम को जो सोई हुई है उसको जगाना पड़ता है। कोई ना कोई हाथ है, somewhere somebody has to bell the cat। कोई तो बेल मारना, कौम सोई कौम, सोई देखो जी बोल के कमेंट्री बोल के बैठते, क्या उठाओ ना, कम से कम अब तो उठे, तो कल तक तो सोई थी, आज उठाओ ना। तो ऐसे ही कुछ अच्छे दानिश्वर लोगों ने पिछले 8-10 साल में सोच कर के पार्टीज बनाई हुई, चाहे वेलफेयर पार्टी हो, चाहे वो एसडीपी है, दूसरे भी पॉलिटिकल पार्टीज है। अब उनका प्लस माइनस हम बहस नहीं करेंगे यहाँ पर, किसी के खिलाफ हम बात नहीं करेंगे, दैट्स नॉट आवर पॉलिसी आल्सो। ठीक है, उसको हक है, अब है तो वो देख ले, वो उसकी आवाम देखेगी। हम उस पर किसी पर उंगली बढ़ाना, किसी की ग़ीबत करना, वो अच्छी बात नहीं। ठीक है, उनका हक है, हमारा भी हक है। तो हमारी भी
वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया इसी तरह कुछ 7 साल पहले दिल्ली में करीब 7-8 साल तक इस पर करीब बहस रही कि शुरू करना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी, ये नहीं करना चाहिए। कई उलमा पर मशवरा करे, लोग मिलके, कुछ मुस्लिम भी थे, दलित भी थे, क्रिश्चियन भी थे, हमारे है ना पार्टी के इसमें। फादर अब्राहम जोसेफ हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, केरला के हैं वो। मिस्टर सुब्रमण्यम आरुमुगम तमिलनाडु के यूनियन लीडर हैं, वो हमारे सेक्रेटरी हैं। मौलाना अब्दुल वहाब खिलजी साहब उत्तर प्रदेश के हैं, वो हमारे वन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। तो अलग अलग मसलक के लोग, अलग अलग क्रिश्चियन, दलित सब हैं हमारे पास। सबको मिलके फाउंडेशन डाले, सिर्फ मुसलमानों ने नहीं डाला। फाउंडेशन जब डाला तो इन्होंने मुसलमानों के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से, जमातों से बिल्कुल मुलाकातें की, पूरे हिंदुस्तान फिर के 7-8 साल तक सिर्फ होमवर्क करा इसका, अनाउंस होने से पहले पार्टी। तो कुछ लोग बहस में कहे कि नहीं अब मुनासिब नहीं है, अभी वक्त नहीं आया, अभी वक्त नहीं आया, डिस्कस हो रहे थे। फाइनली फैसला हुआ कि नहीं, एक पॉलिटिकल पार्टी कायम होना चाहिए हमारी भी। नाइंसाफी बहुत हद से गुजर रही है, रिश्वतखोरी बढ़ गई है, अखलाक नाम की कोई चीज़ नहीं है, कैरेक्टर नाम की कोई चीज़ नहीं है, सब लुटेरे बन गए हैं। तो ऐसे के हाथ में अगर दिए तो फिर ये मुल्क पूरा तबाह कर देंगे। तो पॉलिटिकल पार्टी शुरू हुई, अल्हम्दुलिल्लाह आपको 11 स्टेट्स में हमारे ब्रांचेस हैं वेलफेयर पार्टी के, और कर्नाटक में भी शुरू होकर 6 साल हुआ यहाँ पर लॉन्च होकर पार्टी। तो 30 डिस्ट्रिक्ट्स में से करीब 20 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे यूनिट्स, अभी जो नेटवर्क जो बोलते हैं वो यूनिट्स हैं हमारे पास। तो हमारा भी सफ़र, इससे पहले पार्लियामेंट का इलेक्शन भी एक बार हमने कंटेस्ट किया था एक जगह। बेंगलुरु में कहाँ से अभी आप? नहीं, बेंगलुरु में कैंडिडेट हमारा नहीं है, सिर्फ बीदर साउथ में एक कैंडिडेट है हमारा, गुलबर्गा साउथ एक है, फिर उसके बाद टुमकुर रूरल में। तो 3 जगह 3 कैंडिडेट्स को हमने इस बार खड़ा हुआ है। एक तो ये होगी पार्टी की बात। दूसरा आपने कहा ये जो महामैत्री का, आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये लोगों को, आम लोगों को मालूम नहीं है, ये थोड़ा सा चीज़ जानना चाहिए। कर्नाटक में यहाँ की तारीख में पहली बार इस तरह का नया तजुर्बा हुआ है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज करीब में आना, मिलना, अलायंस होना, वो तो आम बात है। हर स्टेट में हर बार कुछ ना कुछ पार्टी अपने मतलब के लिए करीब आते हैं, कुछ अलायंस कर लेते हैं, वो ताजुब नहीं है। कर्नाटक में जो है वो ये है कि यहाँ के इंटेलेक्चुअल तबका, राइटर्स का तबका, एक्टिविस्ट जो बोलते हैं ना, एकदम फियरलेस एक्टिविस्ट, जो जैसा SR हिरेमठ साहब जो येडियुरप्पा को जेल में भिजवाए थे, वैसे एकदम स्ट्रॉन्ग एक्टिविस्ट मिले हैं। वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दलित ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें मुसलमानों के भी लोग हैं। दूसरे लोगों में महामैत्री में कर्नाटक कोमु सौहार्द वेदिके, कर्नाटक जनशक्ति, वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन विमोचना, फिर मुसलमानों में मुस्लिम मुत्तहदा महाज है, तो बहुत सारे दूसरे तंजीमें ईसाई वो है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऑर्गेनाइजेशन, पूरे मिला के कुछ 28 ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर हैं। ये बनता है महामैत्री। महामैत्री जो है वो एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, मगर उन्होंने सियासत में फोरम में काम करने के लिए कर्नाटक फोरम टू सेव कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान उಳಿवेಗಾಗಿ कर्नाटक, वो उन्होंने नाम रखा हुआ है। उनका मकसद ये है कि ये लोग, इनके 3 मकासद हैं ये संविधान उಳಿवेಗಾಗಿ कर्नाटक। इनका तो ऑर्गेनाइजेशन बन गया, 6 महीने से चल रहा है। इनके मकासद 3 हैं। पहला मकसद इन लोगों का, यहाँ पर हिंदुस्तान में अब यह इलेक्शन हो रहा है कर्नाटक में, किसी भी कीमत पर फिर फैसिस्ट फोर्सेस जो मुल्क को ढाने पे तुले हुए हैं, वो लोग इख्तिदार पर ना आए किसी हर कीमत पे। पहला उनका जो है मंशा या इंटेंशन या गोल। दूसरा, साथ साथ ये दूसरे जो पार्टी हैं वो भी कोई दूध के धुले नहीं हैं। बीजेपी का एक एडिशनल क्वालिफिकेशन ये है कि वो कम्युनल भी है, करप्ट होने के बावजूद भी कम्युनल भी है, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन उसका डिग्री, वो दूसरों के पास नहीं है वो डिग्री, ठीक है। उसको थोड़ा हम ज़्यादा डेंजरस मानते हैं, इन लोगों का कहना है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो एक ही खराब है बाकी सब अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। हम ये मानते हैं कि तकरीबन पूरे नेशनल लेवल के पॉलिटिकल पार्टीज सब करप्ट हो चुके हैं, सब बेईमान हो चुके हैं, उन मुल्क की हमदर्दी उनके अंदर बाकी नहीं रही। इसलिए हम उनसे सवाल करेंगे ओपन में, इश्यूज पर हम उनसे ओपन बहस करेंगे। एम्प्लॉयमेंट के बारे में तुमने क्या किया, तुम्हारी पार्टी ने क्या किया, चाहे वो कांग्रेस हो, दल हो, कोई भी पार्टी हो। गरीबी हटाने के लिए तुमने क्या किया, नौजवान जो बेकार कर रहे हैं उनके लिए तुमने क्या किया, औरतों की असमत दरी हो रही है हर दिन, तुम्हारा क्या पॉलिसी है, तुम्हारा कंक्रीट क्या तुम्हारा प्रोग्राम है, कानून क्या बनाना है तुम्हारे पास, राइटिंग में दो हमारे को। इकोनॉमिक्स नहीं है, ये जो इश्यूज हैं, लोगों के इश्यूज हैं, तो उनको हम सवाल उठाना है। सब पार्टी इसको एक ही जगह गटकरे में खड़ा करके पूछना बल्कि वो शुरू करें, ये दूसरा इनका इंटेंशन। तीसरा, इस बार के इलेक्शन में
ये जो पार्टी हैं वो तो नॉन जो है बीजेपी किसी गवर्नमेंट बनेगी वो तो हम करेंगे, सपोर्ट कर रहे हैं, मगर साथ साथ हमारा जो महामैत्री जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है एक थर्ड फ्रंट की जैसा इसको इनकरेज करके जो छोटे पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको साथ में लेकर के उनमें से कुछ दो दो तीन तीन सिर्फ जहां पर वो सेक्युलर वोट को धक्का ना पहुंचे वैसे कॉन्स्टिट्यूंसीज भी हैं कर्नाटक में, तो सिर्फ वैसे सेफ कॉन्स्टिट्यूंसीज में एक एक पार्टी से तीन तीन बोले तो 18 या 20 सीट को खड़ा करके उसमें से कम 10 लोग को जिताकर हम असेंबली में भेजें ताकि वो 10 लोग हमारी आवाज वहां जाकर उठाएं, इन लोगों के खिलाफ बात करें जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज मेन स्ट्रीम की पार्टीज हैं जिनके अंदर मगरूरी आ चुकी है, वो भी जो है हिटलर के जैसा बिहेव करना शुरू करे हैं, तो उनको जाकर के हमारे लोग क्वेश्चन करें। इसलिए ये 21 कॉन्स्टिट्यूंसीज में 21 जगह ये लोग खड़ा रहे, यानी उसमें वेलफेयर पार्टी महामैत्री वाले सपोर्ट वो करेंगे। इनके स्टार कैंपेनर्स हैं, ये प्रकाश राय जो का फिल्म एक्टर भी हैं वो स्टार कैंपेनर है इसके। जिग्नेश मेवानी जो एमएलए हैं गुजरात के, दलित लीडर हैं, वो हमारे स्टार कैंपेनर हैं। तो बहुत सारे लोग बाहर से भी आ रहे हैं, तो यहाँ आके वो लोग प्रैक्टिकली हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में आकर के कैनवास करेंगे। और ये संविधान वाली कर्नाटक की जो टीम है एसयूके की, ये टीम खुद डिस्ट्रिक्ट में आकर के हर एक जगह आकर के ये 20 सीटों पर कैनवास करके जिताएगी, ये इसका इनका दावा है कि ये जिताएंगे। तो उस एक्सपीरियंस में कुछ तो लोग जो अच्छे हैं, कैरेक्टर के हैं, जो शराबी नहीं हैं, जो जिना नहीं करते, जो मार के नहीं खाते, रिश्वतखोरी जिनके अंदर नहीं है, अच्छे लोग कैरेक्टर के लोग, किसी भी कौम में नहीं, हिंदुओं में भी अच्छे लोग हैं, मुसलमानों में भी कुछ अच्छे लोग हैं। तो वैसे अच्छे लोगों को जो इलेक्शन में पैसे बांटेंगे नहीं, खरीदेंगे नहीं, शराब नहीं देंगे, साड़ी नहीं देंगे, वैसे वोट, अब जैसा मैं आपको बात करता हूँ वैसे घर घर को जा करके मुल्क की हालत बता करके वोट लेने वालों को जिताकर ये लोग कह रहे हैं, इनका दावा है कि कम से कम 10 सीट इस बार कर्नाटक की असेंबली में भेजेंगे। यह महामैत्री का एक बड़ा तजुर्बा है। ये एनजीओस और पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर जो बना है, ये स्पेशलिटी है इसकी, वरना पहले दूसरे सब जगह पार्टी तो आ जाते हैं, 4-5 पार्टी एक जगह जम गए, ये पार्टी अलग जम गए, ग्रुप, वो तो सब जगह हो रहा है। कर्नाटक की स्पेशलिटी यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज के साथ ये पीछे जो नॉन पॉलिटिकल एनजीओस हैं, 28 एनजीओस पूरे कर्नाटक के, कर्नाटक का कोमो सहादा वेदी के बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी है इसके अंदर। उसके केएल अशोक उसके जिम्मेदार हैं, नूर श्रीधर हैं उसके, AK सुब्बैया आज बड़ी शख्सियत हैं कि इससे पहले अपोजिशन लीडर रह चुके हैं, वो हैं इसके अंदर, HS दोरास्वामी हैं इसके अंदर, बड़ी बड़ी शख्सियत हैं इसके अंदर, ये कोई ऑर्डिनरी लोग नहीं हैं, पूरे तारीख बनाने वाले लोग हैं इसके अंदर। तो ऐसे बड़ी शख्सियत बल्कि 28 ऑर्गेनाइजेशन का एक इदारा जो बना है, ये बहुत ही पावरफुल इदारा है। तो इससे हमको उम्मीद बनती है कि कर्नाटक में इस बार कुछ ना कुछ सरप्राइज जिसको आप कहेंगे, ताज्जुब रिजल्ट जो कहेंगे, वो इंशाल्लाह आने वाला है। अच्छा। और ये मैसेज भेजेगा सारे हिंदुस्तान को कि देखो अब तुम्हारा वक्त खत्म हो रहा है, द बिगिनिंग ऑफ एंड है, फॉर यू हैज स्टार्टेड, सिग्नल, डेंजर सिग्नल तुम्हारा को कोई जगह नहीं मिलेगी इस बार। हाँ, नेशनल पार्टी को हम किसी को अच्छा नहीं मानते। अच्छा। सब एक ही 19-20 के फर्क के साथ सब चोर है। हाँ, सब चोर है, ये हकीकत है। आप लोग मानते हैं, अब हम ऑफिशियली बोल रहे हैं, तो हकीकत है, हम सबूत देते हैं आपको अगर आप चाहे तो। बहरहाल ये चीज़ें हैं, हमारी छोटी सी कोशिश है कि इस मुल्क की खातिर, इस मुल्क को डेमोक्रेटिक कंट्री, मुसलमानों को क्या पैगाम देंगे आप? मुसलमानों को पैगाम यही है कि देखिए, सबसे पहले तो आप आपके खुदा को भूल गए हैं, वो याद कीजिए कि उसके सिवा कोई रास्ता नहीं आपके लिए। खुदा को जो कौम छोड़ती, वो जितनी भी चालाक हो, जितनी भी पॉलिटिकली अवेयर हो, जितनी भी स्ट्रांग हो, जितनी भी वोकैबुलरी हो, भाषण देने वाले हो, कुछ होने वाला नहीं। ये सारी दुनिया का, सारी तारीख गवाह है इस बात को कि जो कौम उसके खुदा को छोड़ती हुई कभी ऊपर नहीं आती। पहला तो हमको ये है कि आपके हमारे खुदा के पास वापस हमको पलटना है। कुछ तो डर उसका पैदा लग रही है कि मुत्तहिद होकर के वोट दें, मुत्तहिद होकर के वोट दें, तो मुत्तहिद होकर वोट किसे दें? हाँ, ये आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल किया। मुत्तहिद होकर के वोट दें, ये एक डायलॉग वो आज ही का नहीं, पिछले 40 साल से चल रहा है। वो अभी थोड़ा कॉमन हुआ है, पहले से कांग्रेस बोल रहे थे, कांग्रेस के मुस्लिम लीडर शुरू करे, कांग्रेस के मुस्लिम लीडर शुरू करने के बाद मुसलमान शुरू करे, उसके बाद मैं और आप भी शुरू करें। ठीक है, वो ऊपर से फ्लो होता है ना, पेनिट्रेशन होता है डाउन द लाइन, वो कोई नई चीज़ नहीं है। वो एक डराने का एक बहाना था मुसलमानों को, देखो यूनाइट होके वोट दो, किसको दो? कांग्रेस को दो। क्यों? कांग्रेस क्या तुर्की में जो खिलाफत राशिदा थी वो कायम करी है क्या? मुसलमानों के लिए में सवाल है। ठीक है भैया, कांग्रेस के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक हकीकत बात का बता रहा हूँ मैं। कांग्रेस को इस बार बनाई वो ठीक है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आपके जहन में कभी ये ना हो कि कांग्रेस आपका मसीहा है, सेवियर बोलते, सेवियर, आपको बचाने वाला, देखभाली करने वाला, वो नहीं है। देखभाली तो करने वाला आपका खुदा है।
खाना वो नहीं देता आपको, आप ही को कमाना पड़ेगा खाना, मेहनत आप ही को करना पड़ेगा, आपके बच्चों को एजुकेशन आप ही को देना पड़ेगा मेहनत करके, कोई पार्टी आपको देती नहीं। वक्त आया वोट ले चले गए डायलॉग मार के। मुसलमानों को हमको करना ये है कि सबसे पहले कुछ 2-3 बीमारियां हैं हमारे अंदर। पहला तो हमारे खुदा से हम दूर हो गए, कुरान से दूर हो गए। दूसरा हम इतने हिस्सों में बढ़ गए कि अब और बांटने के लिए जगह कुछ बाकी नहीं रहा। इतने हिस्से, इतने जमातें, इतने मसलके हो गए जबकि ज़रूरत नहीं थी उसकी, ये गैर ज़रूरी चीज़ है। अगर वो थोड़ा मसलक को अपने बाकी रख कर भी ख़त्म तो नहीं कर सकते, वो तो इम्प्रैक्टिकल बात है। अगर मैं कहूँ कि 10 जमातें हैं भी, तुम लोग 9 जमातें बंद कर दो, तुम्हारे दुकान बन गए, आके एक जमात में बनो, वो तो नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल बात है, वो इलॉजिकल बात है। तो ये एक सोल्यूशन निकल सकता है कि आप एक जमात के हैं, मैं एक जमात का हूँ। इतना तो मैं करूँ कि आपको रिकॉग्नाइज करूँ, आप एक इंसान हैं, आप एक मुसलमान हैं, मेरे भाई हैं आप। मैं चाहूँ नहीं चाहूँ, जन्नत में तो आपको मेरे बारे से रहना चाहिए आपको। तो आपकी आइडेंटिटी बाकी रखिए, मैं भी बाकी रखूँगा, मगर आप एज ए मुस्लिम हमारा कुछ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है। हमारा खुदा एक, रसूल एक, कुरान है। चलिए इस बहाने कम से कम बैठ के बात करेंगे, हाथ मिलाइए, आप सलाम कीजिए, खाना खाएंगे, कभी बैठ करके चाय पियेंगे। इतनी हद तक भी अगर वो जो हेट्रेड है ना, नफरत है जो जमातों में, वो अगर कम हो गई, एक दूसरे को भाई मुसलमान समझने लगे, वो तो इन्नमल मुमिनून इख्वा कुरान में भी कहा अल्लाह ताला ने सूरह हुजरात में। तो वो अगर उतना भी करके थोड़ा नीचे आना है, जमातों का जो यह है थोड़ा कम करके एक्नॉलेज ईच अदर, गिव रेस्पेक्ट टू ईच अदर बोलते हैं। मैं आपको इज्जत देता हूँ, आप मुझे इज्जत देती, बस इतना कहे। मैं मेरे जमात में छोड़ता नहीं, मैं मेरा मसलक नहीं छोड़ूंगा, आप भी मत छोड़िए, मगर कम से कम कुछ कॉमन इश्यूज जब आते हैं, मुसलमानों का इशू होता है, त्रिबल तलाक का कोई इशू है, या फिर शाहबानों को कोई मसला आ गया, कहीं मस्जिद ख़त्म हो रही, बंद हो जा रही, ये कौम का मसला है ना, मेरा नहीं अकेला। वैसे मसले जब आते तो आपसे मेरी गुजारिश है, प्लीज़ आप आइए, ज़रा बैठ करके हम चारों मिल करके जमातें कोई स्ट्रेटजी ऐसी बनाएं कि जिसकी वजह से चारों की इज्जत बचे। ये हम कर सकते हैं। अब तीसरा, किसको वोट दें? अब देखिए दूसरे अलग अलग पार्टी सब शुरू हो चुके हैं। पहले आपको चॉइस नहीं था, सिवाय कांग्रेस के आपको चॉइस नहीं था पहले, अब तो कम से कम चॉइस है। कुछ तो पार्टीज हैं जिसमें आपकी लीडरशिप को उभारना है। आप एक बात याद रखिए, आप भी हिंदुस्तान में इतने ही % पार्टनर हैं जितने दूसरे कौमें हैं, तो फिर आपको रिवार्ड क्यों नहीं मिला अब तक? आप क्यों लीडरशिप में नहीं है? आपका चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं? आप प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बने अब तक आपके कौम से? क्यों आपको हक नहीं है? आपने आज़ादी में शामिल नहीं हुआ है, आपको खून नहीं बहाया इस मुल्क के लिए? तो जब खून बहाए तो फिर उसका इनाम भी आपको मिलना चाहिए। जब इनाम आए तो दूसरे कौम इनाम हासिल करने, आप तो क्यों कौम में बैठे? पॉलिटिकल अवेयरनेस, आपको जब पावर आपके हाथ में आता है तो सब डरते हैं आपसे। अब कोई नहीं डरता इसलिए कि आपके हाथ में पावर नहीं है। पावर हाथ में आया तो सब डरते हैं आपको। पुलिस वाला भी डरता है, IAS ऑफिसर भी डरता है, ब्यूरोक्रेट भी डरता है, क्लर्क भी डरता है, सब लोग डरते हैं आपसे। अब कोई नहीं केयर करता इसलिए कि आपके पावर नहीं है, इसलिए कि आपका हक जो था वो आप हक को पहचाने नहीं, भूल गए। आपको मतलब ये कि सिर्फ वोटिंग मशीन बन गए हैं मुसलमान, वोटिंग मशीन बने हुए हैं। और हर एक कोई फुटबॉल की तरह एक स्टेट में पार्टी इधर से मारे उधर भाग रहे, वो स्टेट वाला उधर से मार रहा फिर इधर से भाग रहे, तो वेटलेस हो गया, वजन नहीं रहा हमारा वो। इसलिए इसकी वजूहत हैं। एक तो हमने खुदा उसको कुरान को छोड़ दिया, वजन ख़त्म हो रहा। दूसरा ये है कि अपने भाई को भाई नहीं समझा हमने। मुसलमान भाई को जो कलमा पढ़ता है उसको हमने कभी भाई नहीं समझा, सिर्फ इसलिए कि वो किसी दूसरी जमात से ताल्लुक़ रखता है। हमने उसके खिलाफ फतवे देने शुरू करे, उसके खिलाफ बात करना, उसकी गिबत करना, उसको सलाम नहीं करना, हाथ नहीं मिलाना। एक शायर ने बहुत खूब कहा, मेरी नज़र में तू काफिर, तेरी नज़र में मैं काफिर, और काफिर समझता है कि हम दोनों मुसलमान। तो ये जो हालत हमारी हुई है, इसको थोड़ा सा ऊपर उठ कर के आना है। वो कौम सोई हुई है, ये हकीकत है, उसको जगाना है। कर्नाटक के मुसलमानों को कुछ मशवरा नहीं देंगे? देखिए, कर्नाटक के मुसलमानों के लिए मशवरा, जो ये जो तहरीक है ना, जो यूनिफॉर्म, जो यूनाइटेड फ्रंट है, पूछ रहा हूँ इस वक्त इलेक्शन में क्या करना है उनको, इसलिए कि मैं इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ, जितने भी लोगों को ला रहा हूँ सब लोग बोल रहे हैं कि मुत्तहिद होकर के वोट दें। मैं आपको एक मिसाल दूं जी, मैसूर की मिसाल ले लीजिए। जी, मैसूर में तनवीर सेठ पर हमेशा इल्जाम लगता है, कांग्रेस के वो कैंडिडेट है जी, वहाँ पे एक SDPI के मजबूत कैंडिडेट जी जी। अब उलमा अगर कहते हैं मुत्तहिद होकर के वोट दो, अगर इशारा समझ ले कि कांग्रेस है जी, तो जो शख्स वहाँ पे काम नहीं किया है, वहाँ का लोकल आदमी उनको कैसे वोट देगा जी? वो उसके मुकाबले में SDPI को सेलेक्ट करेंगे नहीं करेंगे? साफ सी बात है। अब लोग नहीं बोल रहे तो मुझे तो बोलना पड़ेगा भाई जी, सही है ना। अब वहाँ मैसूर से हट करके आप आ जाइए सर्वज्ञा नगर जी। वहाँ अगर आप आएंगे
तो वहाँ पे जनाब अनवर शरीफ साहब जेडीएस से लड़ रहे मुसलमान कैंडिडेट जी। एसडीपीआई से एक मुसलमान है, पावरफुल भी, वो कहते हैं कि वो भी पावरफुल है। अब 25% उलमा का तबका अनवर शरीफ साहब की तरफ जा रहा है, नौजवान तबके को देखेंगे तो एसडीपीआई के साथ जा रहा है जी। अब बचे 50% तरफ का वो केजे जॉर्ज के साथ जा रहा है, कांग्रेस के साथ। ऐसे में लोगों को फैसला क्यों नहीं सुना रहे हैं? मेरे समझ, अभी मिसाल के तौर पे भटकल सबसे बेहतरीन मिसाल आप ले लीजिए, इस वक्त जो फैसला लिया, तारीख का फैसला है जी, कि जो है जेडीएस से गुज़िश्ता साल इनायतुल्लाह शाहबंदरी जेडीएस से लड़े थे, तो उनको 10,000 वोटों से कम आया, लेकिन कांग्रेस हार गई, जबकि वो तारीख में कांग्रेस ही जीत करके आ रही थी, 2-3 मरतबा बीजेपी आई होगी। इस साल जेडीएस से लड़ झगड़ करके इनायतुल्लाह साहब जेडीएस की टिकट लिए, लेकिन जो है वहाँ पे सिर्फ उम्मत का ख्याल रखते हुए जी, इसलिए कि वहाँ तो वोट नोट से नहीं बढ़ते, वहाँ तंजीम जो फैसला लेती है बस वही है जी, मालूम है। जबकि वो तंजीम के नायब सदर हैं, उसके बावजूद उन्होंने जेडीएस से टिकट हासिल की, सिर्फ तंजीम की इज्जत बचाने के लिए, कौम के लिए जो है उन्होंने फैसला लिया कि मुझे अभी जो है लड़ना नहीं है, जबकि विथड्रॉ किए हैं, विथड्रॉ करके जो है ओके, इतिहाद के लिए एक बहुत बड़ी बात, जी जी, नहीं बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बड़ी बात जी है, पूरी कौम आपके साथ हो। जी, ऐसे फैसले दूसरी जगहों पे क्यों नहीं ले जा रहे? अब एसडीपीआई कहती है कि हम कौम की खिदमत है, मैं कहता हूँ कि या तो आप दोनों कंप्रोमाइज करके साफ साफ कह दो कि केजे जॉर्ज को दे दो, या फिर मैं मैसूर में राय मशवरा दूंगा कि जो है अगर वाकई वो कांग्रेस के लीडर तनवीर सेठ साहब जो है अगर वाकई वो कौम की और उम्मत का जो है सपोर्ट करना चाह रहे हैं और मिल्लत का उनके अंदर दर्द है, तो जो है एसडीपीआई को सपोर्ट करो। अरे कम से कम मुसलमान अगर हम लोगों को लीडरशिप में चाहिए, तो फिर हम दोनों तीनों चारों पांचों आपस में लड़ेंगे, तो कोई कुछ बोल नहीं रहा है, मसला ये है। नहीं देखिए, हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है, 224 सीटें कर्नाटक में हैं। हमारा पहला ये स्टैंड इस बार के इलेक्शन में, चाह को नहीं चाह को, करात से ही सही, न चाहते हुए भी सही, इमरजेंसी सिचुएशन यही है कि बीजेपी को हराया जाए, उसको किसी कीमत पर अन्याय दिया जाए। वो दूसरा, उसके प्रोसेस में उस दौरान दूसरी पार्टी फायदा उठा रही तो उठाने दो, हमको उससे कोई परवाह नहीं है। मिसाल के तौर पर कांग्रेस है, तो उसको हराने वाली पार्टी कांग्रेस ही है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कितना घुमा फिरा के बात करें तो बात वही आती। तो हम लोग ये महामैत्री के साथ हैं, मुत्तहिदा महाज का भी वही फैसला है, हम उनके साथ, सब लोगों के साथ है। ये मुत्तहिदा फैसला ये है कि इस बार कांग्रेस को सीटों में मेजॉरिटी, यानी उनको जितनी है उनको सीट पर वोट होलसेल में सब मिलकर के डाला जाए ताकि वो हुकूमत बनाए, ठीक है। उसके सिवा दूसरा कोई चारा है भी नहीं, दूसरा कोई अल्टरनेटिव है भी नहीं। अब रहा वो जेडीएस है, जेडीएस इससे पहले कुछ लोग भरोसा करते थे वो, मगर अभी इससे पहले उनका जो रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड सही नहीं है, वो भी जो है इनडायरेक्टली बीजेपी के साथ जाने के चांसेस हैं। वो कुछ मीटिंग वगैरह हुए हैं, अगर जीत गए तो हाँ, नहीं जीतते नहीं, वो किंग मेकर बनता है, वो 25-30 सीट लेता है, फिर वो जो उसको सीएम डिप्टी सीएम का सीट देता है, 6-7 मिनिस्ट्री देता है, कुछ बड़ी रकम देता है, उसके साथ वो ज्वाइन होता है। वो यूजुअल है उसका, वो जो है किंग मेकर बोलते हैं उसको। अच्छा। तो वही गेम इस बार भी खेलने वाला है वो। मगर इस बार अगर वो फिर इलेक्शन के बाद उनके साथ ज्वाइन हो गया, फिर ये बड़ा खतरा हो जाएगा, फिर कोई फायदा नहीं है, हम लोग इतना सब करके फायदा नहीं है, लेकिन इससे पहले खेल बिगाड़ देगा। फिर इससे पहले वो ज्वाइन होने के बाद भी जो है उनका सपोर्ट नहीं किया था, वो आखिर में छोड़ दिया था ना पार्टी। नहीं, अलायंस हुआ है उनका दोनों का। हाल ही में मैसूर में मेयर के इलेक्शन में उनका दोनों का अंडरस्टैंडिंग हुआ है। अच्छा। मैसूर में हाँ, कॉर्पोरेशन इलेक्शन में हुआ है। इससे पहले दोनों मिलकर हुकूमत चलाए ना, येडियूरप्पा और कुमार स्वामी मिलकर हुकूमत चलाए थे। हाँ, वही उस बार, लेकिन उन्होंने तोड़ दिया था ना उसके साथ। तोड़ दिया, उसके बाद ताल्लुकात हैं उनके भी ताल्लुकात कांग्रेस के साथ भी तो बन सकते हैं, ये भी तो हम लोग नहीं। हाँ, हो सकता, हो गया बहुत अच्छा, वही तो हम बोले ना, इधर हो गया बहुत अच्छा है, इधर जाके उधर होगा तो फिर खतरा वही है, डैमेज फिर पूरा हो जाएगा। इतना सब करके हम लोग पूरा पानी फेर दे ऐसा हो जाता है फिर। तो इस तरह की चीज़ें हैं मुसलमानों के लिए। देखिए, ये पैरेलल एक्टिविटी है, एक ही एक्टिविटी नहीं है कि आंख बंद करके कांग्रेस की पीछे जाओ, ऐसा नहीं है। मगर इस बार क्लियर कट यही है कि दूसरा चारा नहीं है। बड़े दुश्मन को अगर आपको हराना है तो छोटा जो है उसको साथ ले लीजिए, स्ट्रेटेजी बोलते हैं इसको, हिकमत अमली बोलते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में ऐसा किया था, है ना, वो मदीने के उनको मिलाकर हमेशा डराता रहा तो कांग्रेस के, नहीं, उसको बोलना कि तू हमारा मसीहा नहीं है। हम इस बार क्या कर रहे हैं कि जो ज्यादा डैमेज करने वाला उसको हटा के तेरे को बैठा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तू अच्छा आदमी है, एक बात याद रख। अच्छा। हमने अल्टरनेटिव फोर्स शुरू कर दिया है, तेरे को चैलेंज करने वाले, तेरे को शेड मारने वाले पहलवानों को हमने अलग अलग जरिए से, महामैत्री के जरिए या फिर थर्ड अल्टरनेटिव के तौर पर हमने शुरू किया हुआ है, और ये शुरुआत हो चुकी है इस बार।
और आगे चल करके और जोर से ये जो सिलसिला शुरू हुआ है ये फोरम का, कर्नाटका फोरम का, ये अगले पार्लियामेंट के लिए है असल में। ये सिर्फ सेमीफाइनल है हमारे लिए। वो मैडम कल बताई उनकी मीटिंग में कि ये ट्रायल है, ट्रायल रन बोलते हैं इसको। शुरुआत हमने ऑफिस बनाई हुई, बाकायदा ये लोग ऑफिस बनाए हुए परमानेंट, अगले 2 साल तक ऑफिस डे नाइट काम करेगा। वो कंप्यूटर डाल के पूरा स्टेट के टीम बना रहे हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट की टीम बन रही, और ये इनको सबक सिखाएंगे अगले इलेक्शन, पार्लियामेंट इलेक्शन में सबक सिखाएंगे। ठीक है बुजुर्ग, आप बहुत सारे सवाल का जवाब आप तो बता ही दिया कि जो है क्या करना है, बड़े चोर से छोटा चोर बेहतर है, आपका कहना है। तो नाज़रीन ये जहन में रख लीजिए, हमारे मेहमान आपसे कह रहे हैं कि इस बार भी जो है आप बड़े चोर से छोटे चोर को तरजीह दें, ताकि जो है बड़े चोर को हराने के लिए छोटे चोर की ज़रूरत पड़ती है। और अगर देखें आप अपने हिसाब से जहाँ जहाँ जैसे मुनासिब समझें, आपके मकामी और बुनियादी मसाइल को भी सामने रख करके वोट करें, लेकिन फैसिस्ट कुव्वतों को आने का मौका न दें। आप हमारे यहाँ पर तशरीफ लाए, हम आपका शुक्रगुजार हैं। तो मैं हमारे तरफ से, पार्टी की तरफ से भी अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम के ज़रिए से कि हमारे 3 कैंडिडेट्स खड़े हैं। बिदर साउथ में नज़ीर बगदल के नाम से हमारे कैंडिडेट हैं, बहुत ही अच्छे नौजवान हैं, अखलाक वाले हैं। अब्दुल बारी साहब भी गुलबर्गा साउथ से कैंडिडेट खड़े हुए हैं, और टुमकुर रूरल से ताजुद्दीन शरीफ, ये तीनों हैं। मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि इनको, इस कैंडिडेट को, इसका पर्सनल लाइफ, इसकी कैरेक्टर, इसकी अमानतदारी, इसकी मुल्क की मोहब्बत और दूसरे को कंपेयर कीजिए। इसमें अगर आपको लगता है कि नहीं, ये आदमी के हाथ में अगर इस मुल्क की चाबी दी जाए या ट्रेजरी की चाबी दी जाए तो ये लूटेगा नहीं, खाएगा नहीं, शराब इसकी आदत नहीं है, जिना की आदत इसके अंदर नहीं है, करप्शन रिश्वत की आदत नहीं है, मार खाने की आदत अगर नहीं है, अगर आप देख ले तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे कैंडिडेट जो हैं अखलाक वाले, हम वो चैलेंज करेंगे। बल्कि दूसरी पार्टी वाले इसी लेवल का, हमारे कैंडिडेट का लेवल का कैरेक्टर का आदमी, इंडियन, एज एन इंडियन बात कर रहा हूँ मैं, कौम की, मुल्क की मोहब्बत के साथ मैं बता रहा हूँ, सिर्फ कैरेक्टर नहीं, ऐसे लोगों को चुन करके हमें दिया हुआ है। और उसमें कुछ ऑलरेडी पहले से मंडल पंचायत में जीत के हुए हैं, बदर के अंदर काम कर रहे हैं 4 साल से। उनका काम जाके के देखिए, वहाँ के एमएलए का जो है दम भरे हुए, उनका नाक में दम कर दे रहे हैं हमारे लोग, क्योंकि हॉनेस्ट जितना गवर्नमेंट से आता है पूरा पैसा ले जाकर वहाँ खर्च कर रहे हैं। चैलेंज है हमारा। तो ऐसे कैंडिडेट्स को हमने खड़ा किया हुआ है। हमारी गुजारिश है कि एक अच्छे काम की खातिर, मुल्क की खातिर, इस कौम को सोवी को फिर जगाने की खातिर, उसका मकाम दिखाने की खातिर हमारी गुजारिश है कि हमारे कैंडिडेट्स को आप लोग साथ दें हमारा। शुक्रिया। जिन जिन इलाकों के हजरात सुने हैं, देखिए आप फैसला ले लें, आप मकाम पे रहते हैं, आप ज़्यादा अच्छा फैसला ले सकते हैं। फिलहाल मुझे और मेहमान को इजाज़त दें, फिर अगली किसी शख्सियत के साथ फिर आपसे मुलाकात है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शुक्रिया। Mm-hmm.